We are solving GIC Maths Pre-Paper 2021. From questions 41 to 80 were solved in the part first video. In this video, we shall solve question from 81 to 120. These are very important questions and most of the questions are taken from BSc syllabus. Now, without wasting the time, let's start the questions. Question number 81. How many normals can be drawn from a given point to a parabola? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पैराबोला पर कितने नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। तो ये जो गिवन पॉइंट है ये पैराबोला पर नहीं है और ये कहीं बाहर है पैराबोला के। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन होती है, जैसे कि पैराबोला है y² = 4ax, तो इसके लिए जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है y = mx माइनस 2am माइनस am³, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये m में क्यूबिक इक्वेशन है, तो इससे ये शो हो रहा है कि यहाँ पर m की 3 वैल्यू आएंगी और उसके बेसिस पर 3 नॉर्मल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the equation of chord of the circle x² + y² = 49 whose and midpoint is -4, 5? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन का मिड पॉइंट -4, 5 है जो सर्किल से कॉर्ड बना रही है। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख के देख लेते हैं। पहला हम लेते हैं 4x, तो x है -4 और फिर इसके बाद -5, y की जगह 5 है, फिर -41। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -16, -25, -41। तो ये = 0 नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं तो यहाँ पर 4 × -4 + 5 × 5 + 41, तो यहाँ पर आएगा -16 + 25 + 41। तो ये भी दिख रहा है कि = 0 नहीं है, तो ये भी कट हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा -16 -25 + 41, तो ये हो जाएगा 0। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अभी हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो ये -20 हो गया, ये भी -20 हो गया और ये +41 है, तो ये = 0 नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन करेक्ट आ रहे होते तो फिर हमें इसको और मेथड से सॉल्व करना पड़ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ I डॉट J क्रॉस K प्लस J डॉट K क्रॉस I प्लस K डॉट I क्रॉस J। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें सारे साइक्लिक ऑर्डर में ही दिए गए हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर J क्रॉस K है तो इसकी जगह पर I हो जाएगा, तो I डॉट I हो गया, फिर प्लस यहाँ पर K क्रॉस I, इसकी वैल्यू J हो जाती है, फिर यहाँ पर प्लस K डॉट I क्रॉस J, इसकी वैल्यू हो जाती है K के बराबर। अब ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये हो गया टोटल 3। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1 1 1। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो सरफेस दी गई है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये फाई है, तो फाई इक्वल टू ये सरफेस हो गई और ये पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पर जो यूनिट नॉर्मल निकालना है जो इस सरफेस पर नॉर्मल हो और वो यूनिट वेक्टर भी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है तो ये फार्मूला है डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई। तो इसको मॉड ऑफ डेल फाई से इसलिए डिवाइड किया गया है जिससे कि ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर बन जाए। तो इसमें हमें सबसे पहले डेल फाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो डेल फाई की वैल्यू हो जाएगी I इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस J इंटू डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस K इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो ये जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो फाई को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये y है और ये z है और ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा और ये दोनों भी 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें केवल x के टर्म्स ही डिफरेंशिएट करने हैं, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस j। अब यहाँ पर डेल फाई अपॉन डेल वाई है, तो इसको हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 8y। इसके बाद लास्ट है, तो अब की बार z के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा -6z। अब हमें ये क्या करना है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है 1 1 1, इसको यहाँ रख लेना है। तो ये हो जाएगा 2i और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 8j हो जाएगा और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये -6k हो जाएगा। तो ये डेल फाई की वैल्यू हो गई है और इसको हम यहाँ रख लेते हैं इसकी जगह। तो 2i प्लस 8j माइनस 6k। अब इसको डिवाइड करना है इसी के मॉडुलस से,
तो इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 64 + 36। तो ये जो है टोटल हो जाएगा इन दोनों से 100 और ये 4, तो ये 104 हो जाएगा। और 104 को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2i + 8j - 6k अपॉन 104। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 26 × 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 √ के बाहर आ जाएगा और उससे यहाँ पर ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो i + 4j - 3k और डिवाइडेड बाई √26, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके बेसिस पर ये देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर r = xi + yj + zk and r = mod r, then the value of curl rn into vector r is। तो कर्ल निकालना है हमें, और कर्ल के लिए देखिए क्या होता है, डेल क्रॉस rn वेक्टर r ऐसे होता है। तो इसकी वैल्यू के लिए हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा, और यहाँ पर पहली रो में i j k हो जाएंगे, दूसरी रो में del/del x, del/del y, del/del z ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो तीसरी रो है इसमें इसकी वैल्यू आएगी। तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर आना है। तो ये जो सिंपल r है इसको हम मॉड r कह रहे हैं, और इसका मीनिंग है √x² + y² + z²। ये मॉडुलस की वैल्यू है r की। तो यहाँ पर rn है, तो rn जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² + z² होल पावर n/2। ये rn की वैल्यू है, और ये वेक्टर r है, तो वेक्टर r यहाँ पर गिवन है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा rn × x, यहाँ पर i का कोफिशिएंट x और इसके साथ ये पूरा रहेगा। तो ये वेक्टर नहीं है, ये केवल एक मॉडुलस है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा rny और यहाँ पर rnz। अब हमें इसको एक्सपेंड कर देना है, और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर i के साथ आ जाएगा del/del y, और इसके साथ rn × z, फिर माइनस del/del z, और इसके साथ आएगा rn × y। ये इसका हो गया। फिर j का कर लेंगे और फिर k का कर लेंगे। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इसको करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर del/del y, इसकी वैल्यू इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू y।
तो ये जो z है ये एज ए कांस्टेंट हो जाएगा और हमें केवल Rn को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा z डेल अपॉन डेल y और Rn की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n अपॉन 2, ये Rn की वैल्यू थी। और इसी प्रकार से यहाँ पर इस वाले में y कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर ले सकते हैं। y कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर n अपॉन 2 और इसके आगे यहाँ पर ये माइनस j वाला है और फिर ये प्लस k वाला है, ये यहाँ पर आएगा। और इसका आ जाएगा पावर n अपॉन 2 और इसके बाद पावर एक कम हो जाएगी n अपॉन 2 माइनस 1। फिर इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो गया, z वाला भी 0 हो गया और इसका आएगा 2i। तो ये इतना आ गया है। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको भी इसी तरह से कर लेंगे। ये 2z यहाँ पर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये फर्स्ट टर्म का ये पूरा हो गया है। तो ये फर्स्ट टर्म का हो गया है डिफरेंशिएशन। ऐसे ही सेकंड टर्म का होगा माइनस j वाला और इसी प्रकार से k वाला भी किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म आ रहा है ये सभी में आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर n भी सब में आ रहा है उसको भी कॉमन ले लेंगे। तो ये लास्ट में सब कुछ कट पिट जाएगा और इसका जो फाइनल आंसर है वो 0 हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर ये A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 0 वेक्टर है क्योंकि जब आप कर्ल निकालते हैं तो कर्ल की वैल्यू एक वेक्टर ही होती है। अगला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर r इक्वल टू a sin t इंटू i प्लस a cos t इंटू j प्लस at tan theta इंटू k, then the value of dr upon dt क्रॉस प्रोडक्ट d स्क्वायर वेक्टर r अपॉन dt स्क्वायर और इस पूरे का मॉडुलस। तो इसके लिए हमें पहले dr अपॉन dt और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना होगा। तो वेक्टर आर का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, तो इसको हम डिफरेंशिएट कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा a cos t इंटू आई और ये हो जाएगा माइनस a sin t इंटू j प्लस इसका हो जाएगा tan थीटा कांस्टेंट है, उसको सेक स्क्वायर थीटा नहीं करना है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर जो ये t है इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली आएगा a tan थीटा इंटू के। ये हो गया है dr अपॉन dt। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन टी इंटू आई, और ये हो जाएगा ए कॉस टी इंटू जे, और यहाँ पर टी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ही वैल्यूज आ गई हैं, और अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कर लेंगे, और यहाँ पर आएगा ए कॉस टी, यहाँ पर आएगा माइनस ए साइन टी, और यहाँ के साथ आएगा ए टेन थीटा, और इसके बाद यहाँ पर आएगा माइनस ए साइन टी, और यहाँ पर आएगा माइनस ए कॉस टी, और ये 0 हो जाएगा। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो इसका प्रोडक्ट तो ये तो 0 हो गया, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन थीटा इंटू कॉस टी। फिर इसके बाद जे, तो इसका हो जाएगा ए कॉस टी इंटू 0, तो ये 0 हो गया, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये ए स्क्वायर टेन थीटा और इंटू साइन टी। इसके बाद एक टर्म और है के वाला, तो इसको इधर कर लेते हैं, के इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये माइनस ए कॉस स्क्वायर टी, और फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ये इतना हो गया है। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा i इंटू, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसको एज इट इज और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पर चेंज आएगा। इसमें हम, ये एक्चुअली ए स्क्वायर है, तो इसमें हम ए स्क्वायर को जब कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी बचेगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये टोटल हो जाएगा ए स्क्वायर के, ये इसकी वैल्यू आ गई है। और अब हमें इसका मॉड चाहिए, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए थी डी आर अपॉन डी टी क्रॉस प्रोडक्ट डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर और इस पूरे का मॉड, तो हमें इसका मॉड निकालना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर i का कोफिशिएंट ये है, इसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा a पावर 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर टी। उसके बाद इसका जो ये कोफिशिएंट है इसको भी होल स्क्वायर करना है।
और फिर प्लस k का कोफिशिएंट आएगा a स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगी। अब देखिए सभी में a पावर 4 है, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं और रूट के बाहर वो a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखें तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और प्लस 1 इसका बचेगा। तो ये इस प्रकार से इतना आ गया है और इसकी वैल्यू आप जानते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये टोटल हो जाएगा a स्क्वायर सेक थीटा। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देखिए a स्क्वायर सेक थीटा, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a line lying in the yz plane is inclined at an angle alpha with z axis, its direction cosines are। पहले x y z एक्सिस बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर x y z एक्सिस है और यहाँ पर yz प्लेन की बात हो रही है। तो yz प्लेन कौन सा है, जो y एक्सिस और z एक्सिस से बना हुआ है। तो ये प्लेन इधर का ये हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा और इसी प्लेन में वो जो लाइन है वो लाई करती है। तो उस लाइन को हम कुछ भी ले सकते हैं, इस तरह से ये लाइन ले सकते हैं और ये लाइन जो है z एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। तो ये एंगल अल्फा हो गया और ये लाइन क्योंकि ये yz प्लेन में है तो x एक्सिस से 90 डिग्री एंगल ये बनाएगी। तो x एक्सिस से इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और y एक्सिस से इसका हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्योंकि ये z एक्सिस से अल्फा बना रही है तो y एक्सिस से 90 माइनस अल्फा बनाएगी और z एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। तो पहली जो डायरेक्शन कोसाइन है L इक्वल टू cos 90 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद m हो जाएगा cos 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा sin अल्फा और इसके बाद n हो जाएगा cos अल्फा। तो ये तीनों हो गए 0 sin अल्फा cos अल्फा। तो इसके बेसिस पर ये A ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, The equation of the right circular cone whose vertex is the origin, the axis is the z-axis and semi-vertical angle is alpha। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कोन के बारे में।
तो ये पहली बात राइट सर्कुलर कोन है और इसका वर्टेक्स ओरिजिन है और इसकी जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है और इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। तो इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो ये एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वर्टेक्स यहाँ पर है, ये 0 0 0 है और ये जेड एक्सिस इसकी एक्सिस है और ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये अल्फा है। तो यहाँ पर जो जनरेटर है इसको हम OP मान सकते हैं। ये जनरेटर है, यही जब घूमता है इस प्रकार से तो ये कोण बनाता है। अब हम P के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं x y z और अब देखिए OP के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो क्या हो जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP इसका हो जाएगा x - 0, तो ये x आ जाएगा और y - 0 तो ये y आ जाएगा और z - 0 तो ये z हो जाएगा। फिर इसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ z एक्सिस, तो z एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो है ये हो जाएगा 0 0 1। अब हम इन दोनों के बीच का जो एंगल अल्फा है इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो cos अल्फा इक्वल टू x इंटू 0 प्लस y इंटू 0 प्लस z इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे और होल स्क्वायर भी कर लेंगे। यहाँ से रूट हट जाएगा और इधर z है तो z का स्क्वायर ये आ जाएगा z स्क्वायर। तो ये इतना आ गया है और ऑप्शन में देखिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो हमें इस cos को इधर भेजना पड़ेगा। इसको tan स्क्वायर अल्फा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए z स्क्वायर कैंसिल हो गया और इस प्रकार से ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये देखिए ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 6y प्लस 3z इक्वल टू 2। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन ये दोनों ही प्लेन
ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 1 1 और यहाँ पर 3 6 3 है, तो इसको अगर कॉमन भी लेंगे तो ये 1 2 1 बनेगा, जो कि यहाँ से डिफरेंट है। तो इसका मीनिंग है कि ये दोनों ही प्लेन पैरेलल नहीं हैं, और जब ये पैरेलल नहीं है तो इसके बीच की डिस्टेंस निकाली नहीं जा सकती। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ कमी है, इनमें कहीं न कहीं कोफिशिएंट्स में प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जा रही है दो लाइन्स के बीच की। तो ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी, और अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इसका मीनिंग है कि ये स्क्यू लाइन है, और उस केस में कुछ न कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, ये दोनों ही वेक्टर हैं और ये भी वेक्टर है, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 मॉड। तो ये इसका फार्मूला है, और ये फार्मूला वेक्टर फॉर्म के लिए है, लेकिन यहाँ पर ये कार्टेशियन दिए गए हैं, तो इसको हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। ये पहले रो में आएगा। दूसरे रो में आएगा L1 M1 N1। फिर तीसरे रो में आएगा L2 M2 N2। ये इतना आएगा न्यूमरेटर में, और ये डिवाइडेड बाय पहले mn था, फिर ln, और एक टर्म और आएगा ये 3 टर्म आ जाएंगे। तो काफ़ी लेंदी फार्मूला है। तो सबसे पहले हम ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो x1 माइनस x2, ये देखिए यहाँ पर है x1 और ये x2, और इसको हमें सबट्रैक्ट कर लेना है। तो हम इसमें से इसको भी कर सकते हैं और इसमें से इसको भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 माइनस 1 कर लेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 3 माइनस 2 कर लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 कर लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। इसके बाद L1 M1 N1 ये हैं, इसको हमने 1 लिया था तो ये 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 3 4 ये हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है।
तो आप क्लियर देख सकते हैं कि यदि हम रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा तो इस प्रकार से ये दोनों ही रो में 1 1 आ गया है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर जब न्यूमरेटर 0 हो गया है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई। तो इसका मीनिंग ये है कि जो दोनों लाइन हैं वो स्क्यू लाइन नहीं है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 है। अगला क्वेश्चन है द लाइन x - 2/3 इक्वल टू y - 3/4 इक्वल टू z + 5/-5 मीट्स द प्लेन x + 3y - 5z + 4 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट। तो यहाँ पर हमें पॉइंट पता करना है कि कहाँ पर ये लाइन इस प्लेन को मीट करती है। तो बहुत सिंपल है, इसमें हम ये पॉइंट रख के देख लेंगे कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला पॉइंट है -1 और 0, इसको हम यहाँ लाइन में रख के देखेंगे और प्लेन में भी रख के देखेंगे। तो जब हम लाइन में रख के देख रहे हैं तो ये -1 - 2/3 और यहाँ पर -1 - 3/4 और यहाँ पर आ रहा है 0 + 5/-5। तो इन सभी में देखिए -1 और -1 आ रहा है, तो इसका मीनिंग है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही पॉइंट हम इस प्लेन में रख के देख लेंगे और ये हो जाएगा -1 + 3 × -1 और फिर 5 × 0 + 4। तो ये देखिए -1 है और ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये +4 है, तो ये टोटल जो है 0 आ रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग है कि ये ए ऑप्शन करेक्ट है और बाकी के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये तो है आपका ऑप्शन पता करने का मेथड। और यदि इसी क्वेश्चन को हम प्रॉपरली करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इस पर एक हम आर्बिट्रेरी पॉइंट सपोज कर लेंगे। तो जो ये लाइन दी गई है x - 2/3 इक्वल टू y - 3/4 इक्वल टू z + 5/-5। तो इसको हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर लैम्डा के बराबर और फिर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा + 2 और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा + 3 और यहाँ से आएगा z की वैल्यू -5 लैम्डा -5। तो ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो लाइन पर है और इसी पॉइंट से हम इस प्लेन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा + 2 और प्लस 3 × 4 लैम्डा + 3 और फिर -5 लैम्डा -5 और +4 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 लैम्डा, फिर ये 12 लैम्डा
और ये फिर हो जाएंगे 25 लैम्डा और टोटल हो जाएगा 40 लैम्डा। फिर यहाँ पर आएगा 2 और ये फिर 9 हो गया और यहाँ से फिर 25 हो गया और ये 4 है, तो ये टोटल हो गया 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। यही वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 हमें रखना है, तो ये -1 हो गया टोटल और ये भी -1 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो ये इसका प्रॉपर मेथड है और वैसे इस क्वेश्चन में इस मेथड की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सर्किल x² + y² + z² - 8x + 4y + 8z - 45 = 0, x - 2y + 2z = 3। तो ये देखिए इतना बड़ा सर्किल लिखा हुआ है और इसमें x, y, z तीनों हैं, तो ये 3 डायमेंशनल है। तो ये एक मेथड है जिससे आप 3D में सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक स्फीयर की इक्वेशन और एक प्लेन की इक्वेशन को लिखा जाता है, तो उसी से सर्किल रिप्रेजेंट हो जाता है। क्योंकि एक स्फीयर को जब प्लेन कट करता है तो उसका इंटरसेक्शन एक सर्किल होता है। तो यहाँ पर वही सर्किल रिप्रेजेंट हो रहा है और उसी सर्किल की रेडियस पूछी जा रही है। तो इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम है, ये एक स्फीयर है जिसकी इक्वेशन ये दी गई है x² + y² + z² वाली, और ये एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन दी गई है। ये दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सर्कल बन रहा है और इस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ की वैल्यू चाहिए ये वाली, तो इसको हम कैपिटल R कर लेते हैं और इसको हम स्मॉल r कर लेते हैं। और ये जो है ये सेंटर से परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो इसको हम P कर लेते हैं। ये सेंटर है O। तो अब हमें R चाहिए, तो R के लिए हमें कैपिटल R और इस परपेंडिकुलर की लेंथ को पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये स्फीयर दिया गया है इसकी रेडियस निकाल लेते हैं और सेंटर निकाल लेते हैं। तो ये जो है जनरल इक्वेशन है स्फीयर की, ये है जनरल इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2u की वैल्यू आ रही है -8, तो यहाँ से u आ जाएगा -4 के बराबर, और इसी प्रकार से ये v हो जाएगा 2 के बराबर और w हो जाएगा 4 और लास्ट में d हो जाएगा -45 के बराबर। तो ये सभी वैल्यूज आ गई हैं। अब स्फीयर का जो सेंटर होता है ये होता है -u -v -w। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, -2, -4। ये इसका सेंटर हो गया। और अब हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस ये कौन सी है, कैपिटल R वाली, तो इसकी वैल्यू होती है u² + v² + w² - d। ये इसकी वैल्यू होती है, फार्मूला है।
तो u स्क्वायर ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16 और ये प्लस 45, तो ये जो है 20 और 56, तो ये टोटल जो है 81 हो जाएगा। तो ये 9 रेडियस हो गई, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है, ये 9 है। अब हम P की वैल्यू निकालेंगे। तो P है परपेंडिकुलर की लेंथ, तो उसके लिए फार्मूला है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और ये P के बराबर है। तो इसका जो फार्मूला होता है, तो प्लेन की इक्वेशन दी गई है x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है और इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसमें जो x y z हैं वो यहाँ का ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा और वो ये है 4 माइनस 2 माइनस 4। तो इसको हम यहाँ पर रख लेंगे इसी में, तो ये हो जाएगा ये इतना आ गया और ये यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये ब्रैकेट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय इसके जो कोफिशिएंट है 1, 2 और 2, इसका स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो P की वैल्यू 1 आ गई है और R की वैल्यू है, R की वैल्यू कितनी थी, ये है 9। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू आएगी 81 माइनस 1 और ये हो गया 80। तो रेडियस हो जाएगी √80 और √80 को आप लिख सकते हैं √16 इंटू 5, तो ये हो जाएगा √5 और 4 बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी रेडियस हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन ऑफ सेकेंड डिग्री विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो कोन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होता है उसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है और ऐसे कोन की जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन with vertex at origin। तो ये हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f yz प्लस 2g zx प्लस 2hxy इक्वल टू 0। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की
और ये कोन रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कोन पास कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो सिंपल होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ये होते हैं 1, 0, 0 और 0, 1, 0 और 0, 0, 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है एक्सिस के। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइन है यही डायरेक्शन कोसाइन जनरेटर के भी होंगे जिससे कोन बनता है। और इसको ऐसे भी सिंपली कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इस कोन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम एज ए पॉइंट ले लेते हैं और इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएंगी a = 0 और b = 0 और c = 0। तो ये तीनों ही 0 हमें मिल जाएंगे। तो इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2f(yz) प्लस ये 2 भी कट जाएगा तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से आएगा gzx प्लस hxy = 0। तो ये कोन की इक्वेशन आ जाएगी फाइनली। और इसके बेस पर देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में ये भी दिया गया है पूरा जो यहाँ पर लिखा था। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है let R plus be the multiplicative group of positive real numbers and R be the additive group of real numbers. Then the mapping f from R plus to R given by fx = log x for all values of x belongs to R plus is 1, 1 on 2 and homomorphism। ये देखिए ऑप्शंस में दिए गए हैं और सभी में किसी में होमोमॉर्फिज्म है, किसी में 1, 1 है। तो फाइनली हमें तीनों पता करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर fx दिया गया है log x के बराबर, ये log x है और इसका पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये log x का ग्राफ है और ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हैं कि ये जो है 1, 1 फंक्शन है और ये ऑन टू भी है। तो ये जो है 1, 1 है और ऑन टू भी है। 1, 1 क्यों है? क्योंकि ये देखिए किसी भी x की 2 वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू नहीं है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज ही आ रही हैं। तो ये 1, 1 है। और ऑन टू के लिए आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो पूरा r के बराबर आ रही है और r यहाँ पर कोडोमेन दिया गया है। तो ये ऑन टू है। और इसके बाद में 1, 1 हो गया, ऑन टू हो गया। अब देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है। तो ये 1, 1 है, ऑन टू है और इसमें नॉट होमोमॉर्फिज्म है। इसमें 1, 1 है लेकिन बट नॉट ऑन टू, तो ये तो गलत हो गया। और इसमें नॉट 1, 1 लिखा है तो ये भी गलत हो गया। अब बाकी बचे ये दोनों ऑप्शन। तो अब हमें होमोमॉर्फिज्म चेक करना ही होगा। तो होमोमॉर्फिज्म पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है कि अ मैपिंग
phi from G to G dash is called homomorphism if phi A star B equal to phi A, और ये दूसरा ऑपरेशन है, इसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया गया है, और phi A ट्राइंगल phi B, तो ये जो है कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टार क्या है, ये जो पहला वाला ग्रुप है इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ऑपरेशन जो है ये स्टार है, और दूसरे वाले ग्रुप में ऑपरेशन है ट्राइंगल, इसको दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर सिंबल होना चाहिए स्टार और यहाँ पर होना चाहिए ट्राइंगल, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में जो यहाँ पर ये दिया गया है ये है f r + 2 r ऐसे दिया गया है, और यहाँ पर r के बारे में मेंशन किया गया है कि जो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहे हैं, और ये जो दूसरा वाला r है ये ग्रुप है एडिटिव ग्रुप, तो इसको हम यहाँ प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये ग्रुप दिए गए हैं, और ये जो फंक्शन है f(x) ये दिया गया है log x के बराबर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। तो पहले हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r+। में हमें लेना पड़ेगा क्योंकि इसका जो डोमेन है वो r+ है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा f x1 × x2 तो ये हो जाएगा log x1 x2, क्योंकि मल्टीप्लाई है, और log की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अब ये log x1 है, तो log x1 को हम लिख सकते हैं f(x1), तो ये f(x1) हो गया, फिर प्लस इसको हम f(x2) लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर प्लस आ गया है। तो ये ठीक इसी तरह से है कि पहले यहाँ पर स्टार लगा हुआ था और इसके बाद में यहाँ पर ऑपरेशन चेंज हो जाता है, ये वाला ऑपरेशन यहाँ का हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी हो गया है कि पहले इसमें ऑपरेशन था मल्टीप्लाई और यहाँ पर ऑपरेशन हो गया है प्लस का। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मीनिंग है कि ये जो है होमोमॉर्फिज्म भी है। तो ये जो है 1 भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स। तो ये एक डायरेक्ट थ्योरम है और इसकी प्रूविंग हम यहाँ पर नहीं करा रहे हैं। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, और इक्विवेलेंट में आप जानते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक थ्योरम है और इसकी प्रूविंग आप बुक्स से देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इन द ग्रुप a, a square, a cube, a4, a5, a6 इक्वल टू e। तो ये जो a6 है ये आइडेंटिटी के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ a5 क्या होगा। ऑर्डर ऑफ a पावर 5, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें a पावर 6 इक्वल टू e के बराबर आ रहा है। तो इसमें यदि हम पावर 5 कर दें a पावर 6 होल पावर 5, तो ये e पावर 5 हो जाएगा और ये e के बराबर हो जाएगा। अब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो a पावर 5 पावर 6 इक्वल टू e ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a पावर 5 की पावर 6 कर रहे हैं तो e के बराबर आ रहा है। इसका मीनिंग है कि a पावर 5 का ऑर्डर है 6। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Next question, the number of generators of a cyclic group of order 8 is। तो एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जो ऑर्डर है वो 8 दिया गया है और इसके जनरेटर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि थ्योरम क्या है। तो ये इसकी थ्योरम है कि if order of g equal to n, then a power m is a generator if and only if m, n equal to 1। इसका मीनिंग है कि m और n को प्राइम है। तो ये एक थ्योरम है और इसी बेसिस पर हम फाइंड करेंगे कि इसके कितने जनरेटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर 8 से को प्राइम नंबर हमें ढूंढने हैं। तो पहला नंबर हो जाएगा 1 और दूसरा नंबर हो जाएगा 3 और इसके बाद में हो जाएगा 5 और इसके बाद में 7। तो ये सभी नंबर 8 से को प्राइम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a और a³ और a5 और a7 ये सब जनरेटर हैं। ये सभी जो हैं ग्रुप के जनरेटर हैं। तो ये टोटल कितने हैं? तो ये टोटल हैं 4। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मॉडुलो 7। तो ये एक ग्रुप है और इसको रेसिड्यू क्लासेस से बनाया गया है और इसमें पूछा जा रहा है जनरेटिंग एलिमेंट कौन सा है। तो जनरेटिंग एलिमेंट वही होगा जिससे बाकी के सारे एलिमेंट बन रहे हों। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। पहले हम 2 को चेक करते हैं कि क्या 2 से सारे एलिमेंट बन रहे हैं। तो पहले हम 2 की पावर जब 1 करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा। 2 पावर 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर है। फिर इसके बाद 2 पावर 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। मॉडुलो 7 है तो ये जो है हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये भी है यहाँ पर। और इसके बाद 2 पावर 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और मॉडुलो 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। तो ये 2 के बराबर आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा था।
तो इसका मीनिंग है कि इसमें सारे एलिमेंट नहीं बन पाएंगे। चेक कर लेते हैं। 2 पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, तो 4 बचेगा। तो ये भी यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है। और इसके बाद 2 पावर 6 करेंगे तो ये 64 आएगा, और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 63, तो ये 1 आ जाएगा। ये देखिए फिर से आ गया है 1। और इसी तरह से 2 पावर जब 7 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 128, और 128 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा 7, और इसके बाद में आ जाएगा 58, तो इसमें 2 आ जाएगा। तो ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मीनिंग है कि इससे कभी भी 3 नहीं बनेगा, कभी भी 5 नहीं बनेगा, तो ये हमारा जनरेटिंग एलिमेंट नहीं हो सकता। अब हम 3 को चेक कर लेते हैं। तो 3 पावर 1 किया तो 3 हो गया, 3 पावर 2 किया तो 9 हो गया, और 9 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर है। और इसके बाद में 3 पावर 3 कर लीजिए 27, और इसको जब हम डिवाइड कराएंगे 7 से तो ये हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा 6, और 6 भी यहाँ पर है। इसके बाद 3 पावर 4 कर लीजिए तो ये आ जाएगा 81, और इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, तो ये 4 भी आ रहा है यहाँ पर। 3 पावर 5 कर लीजिए तो ये हो जाएगा 243, और इसको जब हम डिवाइड कराएंगे तो ये जो है 5 रिमाइंडर देगा। इसके बाद में हम 3 पावर 6 कर लेते हैं तो ये 729 हो जाएगा, और इसको जब हम 7 से डिवाइड कराएंगे तो ये रिमाइंडर 1 देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इसका मीनिंग है कि ये जो 3 है ये इसका जनरेटिंग एलिमेंट है। वैसे यहाँ 3 बार लिखा हुआ है, और 3 बार का मीनिंग क्या है ये भी समझ लीजिए। 3 बार का मीनिंग केवल 3 ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 3 बार एक सेट है जिसमें आएगा 3 और 10, इसके बाद में 17, फिर 24, और ऐसे चला जाएगा ये इन्फिनिटी तक। ऐसे ही इधर भी आएगा निगेटिव में, तो निगेटिव में -4 आएगा, फिर यहाँ पर -11 आएगा, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। तो ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं ये मॉडुलो 7 के बेसिस पर लिखे जा रहे हैं। जैसे यहाँ 3 है तो ये तो डायरेक्ट हो गया, फिर 10 है तो 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा गया है। तो ये है एक्चुअल मीनिंग 3 बार की। तो यहाँ पर मैंने केवल 3 को लेकर के चेक किया है। अगला क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 on 3 symbols 1, 2, 3 is। तो यहाँ पर सिंबल है 1, 2, 3, तो एक सेट X है जिसमें 3 एलिमेंट हम ले सकते हैं, और यहाँ से अगर हम परम्यूटेशन ग्रुप बनाएं तो परम्यूटेशन ग्रुप को P3 या फिर S3 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बनता है
I, फिर F1, F2, F3, F4 और F5, टोटल 6 यहाँ पर बनते हैं। 6 क्यों बनते हैं? क्योंकि ये 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें जो टोटल एलिमेंट परम्यूटेशन ग्रुप में आएंगे वो 3 फैक्टोरियल हो जाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर एलिमेंट आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये I है, तो I का मीनिंग क्या है? 1 2 3 और 1 2 3। इसका मीनिंग क्या है कि 1 का 1 से हो रहा है, 2 का 2 से मैपिंग हो रहा है, 3 का 3 से मैपिंग हो रहा है। इसके बाद F1 देख लीजिए, तो F1 होता है 1 1 2 3 और 3 2, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये F1 हो जाता है। इसी प्रकार से और भी हैं यहाँ पर, वो भी चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो अब पूछा क्या जा रहा है कि अल्टरनेटिंग ग्रुप A3, तो अल्टरनेटिंग ग्रुप पूछा जा रहा है और ये परम्यूटेशन ग्रुप है। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप की डेफिनेशन देखनी होगी कि अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है। तो कोई भी सेट AN, ये अल्टरनेटिंग ग्रुप कब होगा? जब ये जो AN है ये PN का सबसेट हो, ये पहली कंडीशन है, और इसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हो। तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी होने चाहिए और सबसेट भी होना चाहिए। इवन और ऑड 2 तरह के परम्यूटेशन होते हैं। तो टोटल जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं 6, तो उसके आधे एलिमेंट इवन के होते हैं और आधे ऑड के होते हैं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट जो हैं वो इवन परम्यूटेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। Next question. Let Z be the additive group of integers and E the additive subgroup of even integers with 0, then the number of distinct cosets of E in Z. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कोसेट क्या होता है। तो देखिए, कोसेट ऑफ H इन G, इसका मीनिंग क्या है कि फॉर A belongs to G and H belongs to H, राइट कोसेट क्या होगा? 2 तरह के कोसेट होते हैं, एक राइट कोसेट होता है और एक लेफ्ट कोसेट होता है। तो राइट कोसेट यहाँ पर क्या होगा कि H प्लस A, ऐसे इसको डिनोट करेंगे, और इसकी मीनिंग होगी H प्लस A, जहाँ पर H क्या है? H कैपिटल H का एलिमेंट है और A हम ले चुके हैं, ये G का एलिमेंट है। इसी प्रकार से लेफ्ट कोसेट भी होता है। तो लेफ्ट कोसेट होता है A प्लस H, तो यहाँ भी A प्लस H हो जाएगा और ये हो जाएगा H बिलोंग्स टू कैपिटल H। तो ये इसकी डेफिनेशन है और इसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि कोसेट्स ऑफ E इन Z क्या है। कोसेट्स ऑफ E इन Z,
तो z है इंटीजर और e है इवन इंटीजर। तो सबसे पहले हम e प्लस 0 इसको देखते हैं। तो ये जो 0 है ये आपका, जैसे यहाँ पर a था ये g का एलिमेंट था, ऐसे ही यहाँ पर ये 0 है ये z का एलिमेंट है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 2, 4 और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा ये -2, -4 और इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो ये कैसे हो गया है, देखिए यहाँ पर e में 0 ऐड किया गया है। तो e का मीनिंग है e के एलिमेंट, और e में जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, इवन नंबर है इंक्लूडिंग 0, इस तरह से। और इधर भी हो जाएगा -2, -4, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये e है, और इसी के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम स्मॉल h की तरह से ले सकते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स में जब हम 0 ऐड करेंगे तो ये सारे एलिमेंट आते जाएंगे, और ये जो है टोटल e के बराबर आ गया है। अब हम दूसरा ले लेते हैं e प्लस 1। अब हम इन सभी में 1 को ऐड करेंगे, तो ये 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से ये वाला जो है ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो है e प्लस 1 की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम e प्लस 2 देख लेते हैं। तो e प्लस 2 हम देखेंगे और इसी में हम 2 ऐड करते चले जाएंगे। तो 0 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, और इसी तरह से इधर आएगा। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर जब हम 2 को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। इसी तरह से ये लेफ्ट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फिर से e के बराबर आ गया है। एक और देख लेते हैं e प्लस 3। तो इसमें हमें 3 ऐड करना है। तो 0 प्लस 3 तो ये 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया ये, फिर यहाँ पर ये 7 हो गया। इधर हम आ जाते हैं तो -2 प्लस 3 करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और इसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो ये एक बार फिर से e प्लस 1 आ गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बार बार e और बार बार e प्लस 1 आता जाएगा। हम इसमें कितने भी नंबर ऐड करते जाएं, हमें 2 ही तरह के कोसेट्स मिल रहे हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग है कि कितने जो हैं अलग अलग कोसेट मिल रहे हैं। तो 2 ही तरह के मिल रहे हैं, तो इसमें जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।